हेलो एवरीवन। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था पूरा का पूरा इसका नोमेनक्लेचर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया, उसके बाद आया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि इसमें आखिर बॉन्डिंग होता कैसे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा मानना था कि वहाँ पे जैसे कुछ लिगेंड जो था वो लोन पेयर डोनेट करता था, लेकिन यहाँ कहा गया कि नहीं, ये जो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम के बीच जो इंट्रैक्शन होता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, मतलब कुछ आयनिक बॉन्ड टाइप का, जिसमें सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा पॉइंट जिसका था कि इसने कंसीडर किया लिगेंड को एज ए निगेटिव पॉइंट चार्ज। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बनता है कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड को क्या कंसीडर किया गया, तो निगेटिव पॉइंट चार्ज, और सेंट्रल मेटल एटम को कंसीडर किया गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब देखो क्या होगा कि जैसे मान लो ये मेरा मेटल है, ये सब लिगेंड है, ठीक है, तो हमें पता है कि एक बार में अभी तक यही जानते हैं कि लोन पेयर इसको देता है। तो जब ये लोन पेयर देने के लिए आएगा तो कहा गया इसको एज ए कंसीडर को निगेटिव पॉइंट चार्ज और इसको पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो ये जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो किसको देगा, किस मेटल को देगा, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि मेटल वैसा होना चाहिए जिसके पास ऑर्बिटल खाली हो, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो कहता है ये सेंट्रल मेटल एटम, मतलब ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन निगेटिव चार्ज लिगेंड अप्रोच किया कहाँ पे, सेंट्रल मेटल एटम पे। सेंट्रल मेटल एटम ने कहा कैसा होना चाहिए, वो ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए, यानी कि डी ब्लॉक का, कैसा, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो क्या बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। जैसे हमने ये दिखाया आपको, मान लो 4 लिगेंड है, 6 लिगेंड का भी देखोगे तो वो आपको इस तरह से नज़र आएगा। ये लिगेंड सब इसको दे रहा है और एक लिगेंड इसके अपवर्ड होगा, एक लिगेंड डाउनवर्ड होगा। कहने का मतलब क्या है, चाहे वो आपका ऑक्टाहेड्रल वाला हो या टेट्राहेड्रल वाला हो या फिर आपका ये स्क्वायर प्लेनर हो, जैसा भी हो, कहने का मतलब क्या है कि हमेशा लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा कौन सा मेटल लेगा, जिसके पास पहले से ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। तो मेनली आकर के यहाँ पे रुकता है कि डी ऑर्बिटल का कंसेप्ट पे। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में डी ऑर्बिटल के विषय में, उसी के पीछे हम लोग जाएंगे कि आखिर ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको आपको पता है कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, अब उसके अरेंजमेंट को देखेंगे और किस तरह से लिगेंड अप्रोच करता है ताकि उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा कि आपको देखना है डी ऑर्बिटल का अरेंजमेंट। तो आपको शायद कभी हमने बताया है कि इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ all five d orbitals are same। ये मेरा कहलाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल। फिर से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि एक डी सब सेल में आपका 5 डी ऑर्बिटल होता है। जैसे ये मान लो डी सब सेल है, डी सब सेल में आपको पता है यहाँ 5 ऑर्बिटल होगा, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 और 5। इसका कहता है कि अगर सबका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं से नहीं आ रहा है, उसके उस फील्ड में नहीं है, तो क्या होगा, इस पांचों का एनर्जी सेम होगा, दैट इज कॉल्ड डीजेनरेट। इतना क्लियर है। इसको हमने क्या कहा, डीजेनरेट। डीजेनरेट मतलब ही याद रखिए कि यहाँ पे एनर्जी सबका क्या है, सेम है। ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि डीजेनरेसी मतलब सबका एनर्जी कैसा है, एक जैसा है। अब देखो होता क्या है कि ये जो आपका डी ऑर्बिटल हुआ, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को कहा जाता है T2G ऑर्बिटल और एक को कहा जाता है EG ऑर्बिटल। यहाँ ढंग से सुनिएगा, देखो T2G ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड ट्रिपली डीजेनरेट। मतलब जब ये अलग होता है तो 3 का एनर्जी एक जैसा होता है, और ये है मेरा डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो आप कहोगे सर कैसे होगा, कौन होगा, तो यहाँ देखो
यहाँ पे जो ये 5 ऑर्बिटल है, ये 5 ऑर्बिटल में एक होता है dxy, एक होता है dyz, एक होता है dxz, एक होता है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक होता है मेरा dz स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला एक जगह कर दो, तो इसमें मेरा स्क्वायर वाला आ गया कौन कौन, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक हो गया मेरा dz स्क्वायर। इतना क्लियर है। यहाँ देखो इसमें 3 आ गया, कौन कौन सा, dxy, dyz और dxz। ठीक है, अब इसका आपको पता है कि d का जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है d ऑर्बिटल का, ये आपका डबल डंबल होता है। कैसा होता है, डबल डंबल। अब हमको चेक करना है कि वो कैसा होगा। तो यहाँ देखो एक्स वाई है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, दैट मीन्स ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में। ये वाई और जेड है, मान लो ये वाई है और ये जेड है, क्योंकि सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये वाई और जेड के बीच में है। यहाँ मान लो कहा एक्स और जेड है, ये एक्स मान लो, ये जेड मान लो, तो यहाँ कहा एक्स और जेड के बीच में। तो यहाँ देख तो क्या हमें मिला कि ये जो तीनों हैं T2G ऑर्बिटल कहाँ पे, यहाँ जैसे मान लो ये मेरा एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ये वाला ऑर्बिटल ऐसे एक डंबल का एक लोब इधर है और एक लोब इधर है, ऐसे है ये मेरा डबल डंबल। मतलब ये कहाँ है, इस दो एक्सिस के कहाँ पे, बीच में। तो दो एक्सिस के बीच में है तो इसको कहते हैं नॉन एक्सियल, ये याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड नॉन एक्सियल। ओके, अब यहाँ देखो ग्राफ वगैरह कुछ भी जानते होगे, मैथ वाले तो बड़े अच्छे से जानते होंगे कि स्क्वायर का अगर ग्राफ लिखते हैं तो अलोंग दी एक्सिस आता है। सिंपल है, जो बायो वाले हो नहीं जानते हो तो इतना जानो कि स्क्वायर का ग्राफ कहाँ आता है, अलोंग दी एक्सिस। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस। तो ये जो मेरा डबल डंबल है इसका एक लोब एक्स एक्सिस में और एक लोब वाई एक्सिस में, इस तरह से चला जाएगा। यहाँ डी जेड स्क्वायर, तो गौर से देखो यहाँ जेड तो क्लियर है, दूसरा एक्सिस क्लियर नहीं है। तो यहाँ से देखो दो क्वेश्चन पूछा गया है कि डी जेड स्क्वायर में दूसरा एक्सिस कौन होता है, तो याद रखिएगा दूसरा एक्सिस होता है एक्स। ठीक है, अब इसका शेप कैसा होगा, इतना तो क्लियर है कि एक लोब तो कहाँ पे है, जेड में, तो दूसरा लोब इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है कि वो इस तरह से डिस्क नुमा रहता है। यहाँ पे या तो आप इसको देखोगे यहीं पे लोग इस तरह से बना देते हैं या यहाँ पे डिस्क नुमा बना दो। तो देखो तो ये कैसा दिख रहा है आपको, आपको कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि ऐसे मान लो एक प्लेन है, एक डिस्क है, एक लोब कहाँ है ऊपर और एक लोब कहाँ चला गया नीचे। तो ये देखो तो बच्चे का जो प्लास्टिक का निप्पल आता है तो उसके मुंह में दे दिया जाता है ताकि वो क्या करे, उसमें हनी वगैरह डाल के दे दिया जाता है ताकि उसको हमेशा सक करता रहे। तो वो उसके जैसा, उसके निप्पल के जैसा लग रहा है, प्लास्टिक के निप्पल के जैसा, कि एक यहाँ पे डिस्क है और एक लोब कहाँ पे है, ऊपर में। तो वो जो इस तरह का दिखाई देता है, इसलिए इसका स्पेशल नाम है किसका, डी जेड स्क्वायर का, दैट इज कॉल्ड बेबी सूथर शेप। बेबी सूथर शेप, बेटा इसको याद रखना, ये बड़ा अजीब सा चीज़ है जो कि बहुत बार मतलब पूछा तो अभी तक एक ही बार है, लेकिन आप लोग स्टैंडर्ड में पूछा, ओलंपियाड में पूछा जा चुका था कि डी जेड स्क्वायर का शेप कैसा हो जाता है। तो हमें क्या पता था कि डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल, लेकिन कहाँ पे, इधर इन तीनों में और इसमें। यहाँ देखो ये जो दोनों मेरा मिला स्क्वायर वाला, ये कैसा मिला, एक्सियल। तो यहाँ पे जो हमें क्लासीफाई करना है कि ये मेरा एक्सियल ऑर्बिटल है और ये वाला ये तीनों कैसा था, नॉन एक्सियल। चलो फिर से एक बार बोलो, हमने क्या कहा कि सेंट्रल मेटल एटम जो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसमें मेनली मुद्दा किसका था, डी ऑर्बिटल का। तो अब हमें डी ऑर्बिटल थोड़ा सा डिटेल से जानना था, तो क्या जाने, बोलो। जब एनर्जी सेम था तो क्या था, पांचों की एनर्जी सेम थी, दैट इज कॉल्ड डी जनरेट ऑर्बिटल। डी का शेप डबल डंबल। डी को क्लासीफाई किया गया दो तरीके से, एक है मेरा T2G और एक है मेरा EG। T2G किसको कहे, ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल, और EG किसको कहे, डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, T2G में कौन आएगा, नॉन एक्सियल वाला, जो यानी जो एक्सिस के कहाँ पे है, बीच में है। और EG में कौन आएगा, अलोंग दी एक्सिस वाला, जो एक्सियल है, यानी कौन सा, स्क्वायर वाला। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब कहता है कि डी जेड स्क्वायर में दूसरा लोब कौन सा होता है, मतलब दूसरा एक्सिस कौन सा होता है, तो एक्स एक्सिस होता है। सबका शेप डबल डंबल, केवल डी जेड स्क्वायर का शेप बेबी सूथर शेप। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया बेटा। मैं साइड हो जाता हूँ, जब आपको मौका मिले वीडियो को पॉज करके बेटा एक बार लिखो। मेरा तो यही मानना है, एक बार लिखो, लिखने से बहुत कुछ क्लियर होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग
आगे की ओर बढ़े। ओके, तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होता है, यहाँ देखो। होता क्या है कि जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये सब लिगेंड है, तो ये लिगेंड जैसे ही इसको अप्रोच किया तो हमने क्या माना था, बताओ आप, कि ये भली मान लिया ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये निगेटिव पॉइंट चार्ज है, लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि मेटल में, सेंट्रल मेटल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और यहाँ जो ये जो आपका लिगेंड है, इस लिगेंड में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। समझिएगा ढंग से, एकदम ढंग से। क्या कहता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यहाँ देखो, जब लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान, ये इसको हमने कंसीडर किया निगेटिव पॉइंट चार्ज और इसको कंसीडर किया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जब ये एक दूसरे के करीब आएगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम का और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसका, लिगेंड का, इसमें क्या होगा, रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। तो कहता है दिस रिपल्सन बिटवीन कौन सा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन, ठीक है, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउजेज स्प्लिटिंग, मतलब टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टू सेट, डी ऑर्बिटल को दो सेट में बांट देता है। ठीक है, अब स्प्लिटिंग होगा तो एक सेट का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, एक सेट का एनर्जी क्या हो जाएगा, कम। इसके बीच का जो एनर्जी का गैप आएगा, फिर से देखो बेटा, जो इसके बीच का जो एनर्जी का गैप आएगा, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या कहा हमने, डी ऑर्बिटल कितने सेट में बढ़ गया, दो सेट में। अब कहता है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन these two set of d orbital is called crystal field splitting energy, crystal field splitting energy, CFSE। आगे चल के इसको डेल्टा से लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल में रहेगा तो डेल्टा ओ, टेट्राहेड्रल में रहेगा तो डेल्टा टी, वो बाद की बात, पहले इसको समझिए फिर से। क्या कहा हमने, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में तुम ध्यान देना, लिगेंड किसको अप्रोच किया, सेंट्रल मेटल एटम को। सेंट्रल मेटल एटम में भी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिगेंड में भी क्या है, लोन पे, इसमें रिपल्सन होगा। यही जो रिपल्सन होगा उस डी ऑर्बिटल को कितने सेट में बांट दिया, दो सेट में उसने स्प्लिट कर दिया। अब ये जो जब स्प्लिटिंग होगा तो पहले मान लो डी ऑर्बिटल ऐसा था, अब स्प्लिटिंग हुआ तो डी ऑर्बिटल मान लो ऐसा हो गया, दो हिस्से में बट गया। तो जब दो हिस्से में बट गया तो एक का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, एक का एनर्जी कम होगा। तो अब इन दोनों के बीच जो गैप आया, ये जो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मैं साइड हट जा रहा हूँ बेटा, एकदम लिखना है बेटा, इसको रोक करके, वीडियो को रोक करके आप कंप्लीट इसको लिख लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दो तरह का होगा यहाँ पे स्प्लिटिंग। एक बार होगा किसमें, टेट्राहेड्रल फील्ड में, और एक बार होगा किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो पहले हम लोग लेंगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड का, ठीक है, तो इसको आप लिखिए। ओके, तो अब हम लोग आते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, फिर हम लोग टेट्राहेड्रल देखेंगे। देखो आपके एनसीईआरटी में बेटा इतना क्लियरली नहीं लिखा है, हम जो यहाँ पे आपको कंसेप्ट बता रहे हैं, इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से कीजिए, बहुत ही ज़्यादा काम देगा। ओके, चलो यहाँ देखो, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या होता है, याद करो, पहले इसको बनाओ आप। ऑक्टाहेड्रल में क्या था, यहाँ देखो, ये जो चार लिगेंड था, ये चार लिगेंड इस तरह से 90 डिग्री पे था, और अब जो दो लिगेंड था वो जो एक्सियल था, एक ऊपर और एक नीचे। इसको समझोगे, यहाँ पे कैसा था, ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे चार लिगेंड है, बीच में सेंट्रल मेटल, एक लिगेंड अपवर्ड है और एक लिगेंड क्या है, डाउनवर्ड। तो सारा बॉड एंगल कितने पे है, 90 डिग्री पे। इसको हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे मेटल दिखा दो,
यहाँ पे एक एल दिखा दो, ये दूसरा एल दिखा दो, ये तीसरा एल दिखा दो। गौर से वो देखो कि ये तीनों का तीनों कैसा है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ये तीनों परपेंडिकुलर। गौर से देखो ये भी परपेंडिकुलर होगा और ये भी परपेंडिकुलर। एक्चुअल में ये जो हम दिखा रहे हैं ये ऐसे है, ये ऐसे, तो ये भी ऐसे परपेंडिकुलर और यहाँ भी परपेंडिकुलर। इसको हम ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे जैसे मान लो ये मेटल है, ये अगर हम मान लो वाई एक्सिस, तो ये मान लिए हम एक्स एक्सिस और ये मान लिए हम जेड एक्सिस। गौर से देखो तो ये कैसा हुआ, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब किसने पे, 90 डिग्री पे, यानी कि ये हम दिखाई दिया कि ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक बात बताओ, अगर ये सारा का सारा परपेंडिकुलर है, अगर ये सब का सब परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो लिगेंड जो इस मेटल पे अप्रोच कर रहा होगा कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। यानी गौर से देखो 90 डिग्री पे, यानी एक अगर एक्स एक्सिस पे आएगा तो दूसरा कहाँ से आएगा, वाई एक्सिस पे, और तीसरा कहाँ से आएगा, जेड एक्सिस। इसका मतलब समझो कि यहाँ पर जो लिगेंड अप्रोच करेगा ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, वो कैसा होगा, अलोंग दी एक्सिस। इस मेटल पे अप्रोच करेगा अलोंग दी एक्सिस। इतना क्लियर है? फिर से सुनो, ये जो लिगेंड है इस मेटल पे आ रहा है, देखो तो सारा एंगल कितने पे है, 90 डिग्री पे। एक्चुअल में ये वाला लिगेंड ऐसे था, तो सबका सब 90 डिग्री पे, यानी इस मेटल पे जो अप्रोच करेगा अगर वो 90 डिग्री पे करेगा, दैट मीन्स अलोंग दी एक्सिस, मतलब एक्सियल। यानी कैसा हुआ, एक्सियल, एक्सियल हुआ। इसका मतलब ढंग से समझिएगा क्या हुआ यहाँ पे, यानी यहाँ पे नजर आया मेरा लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करता है। अब बताओ, इधर से ही अप्रोच किया और जो लोब डी ऑर्बिटल का लोब अलोंग द एक्सिस होगा तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और इधर से भी आ रहा है मेरा लिगेंड, तो इसके साथ क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। मान लो अगर आपका कोई गार्ड है उसी तरफ बैठा हुआ जिधर से डकैता है, तो मार काट तो ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा कब हुआ, ये एक्सियल आ रहा था और एक्सियल वाले के साथ क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। क्लियर है? फिर से देखो, एक्सिस के अलोंग आ रहा था, इधर ही मेरा लोब है और यहीं पे आ रहा है लोन पेयर किसका, लिगेंड का, तो इन दोनों में रिपल्सन क्या होगा, ज़्यादा। तो रिपल्सन किसके साथ ज़्यादा होगा, जिसका लोब कहाँ था, एक्सियल में। तो अब क्या होगा, तो कहता है इट काउजेज मोर रिपल्सन विथ the d orbital having lobes along the axis। कहाँ पे, along the axis है। एक्सिस में कौन सा हमने आपको बताया था, बताओ, T2, कौन बताया था आपको, हमने आपको बताया था EG ऑर्बिटल। कौन बताया था, EG ऑर्बिटल, एक्सिस के अलोंग, यानी इसके साथ आपका रिपल्सन ज़्यादा होगा, मोर रिपल्सन होगा, किसके, देन दी जो नॉन एक्सियल है। तो क्या होगा, सो डी ऑर्बिटल स्प्लिट इन टू सेट इन विच EG ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट becomes greater than T2G orbital, and this energy difference is called, हमने क्या सिखाया था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसमें, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देखोगे बेटा इसको ऐसे लिखा रहता है डेल्टा ओ, ओ मतलब हुआ यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ओ मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। फिर से समझिएगा ना, अच्छे से समझो बेटा, ये कंसेप्ट
अच्छे जगह नहीं क्लियर है, इसलिए इसको ढंग से समझो। मैं इसको 2 बार समझा दूंगा अच्छे से, अभी उसका फिगर भी बना के बताऊंगा डी ऑर्बिटल में कैसे स्प्लिटिंग हुआ। चलो यहाँ देखो, इस मेटल के पास डी ऑर्बिटल, हमें पता है डी ऑर्बिटल 2 सेट में होता है, एक तो है एक्सियल वाला और एक क्या है, नॉन एक्सियल वाला। जो यहाँ पे लिगेंड आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस के साथ जो एक्सियल पे है उसके साथ रिपल्सन ज़्यादा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो T2G का एनर्जी स्टेट ज़्यादा हो गया और Eg का क्या रह गया, कम। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप हुआ दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ बेटा। चलो अब इसको देखो। अब कहता है कि जब ये स्प्लिटिंग हुआ तो ये किस तरह से बढ़ता है। यहाँ पे देखना ये किस तरह से बढ़ता है, यहाँ देखना। जब ये स्प्लिटिंग हुआ 1 2 3 4, ये है मेरा डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग होगा तो ये 2 स्टेट में बढ़ गया इस तरह से। एकदम ढंग से इस चीज़ को सीखो, एकदम याद कर लो। यहाँ क्या था बेटा, बोलो, dxy dyz dxz था, ये था मेरा dx² y² और ये है मेरा dz²। ठीक है, हमने क्या कहा, किसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा, एक्सियल वाले के साथ। यानी यहाँ पे चला गया मेरा Eg ऑर्बिटल और यहाँ आ गया मेरा, इसको इतना नहीं लिखो, ये चला गया मेरा Eg ऊपर चला गया। कहोगे क्यों गया ऊपर, क्योंकि इसके साथ रिपल्सन ज़्यादा हुआ, उसके साथ रिपल्सन क्या हुआ, ज़्यादा। Eg वाले का एनर्जी स्टेट ज़्यादा हो गया। यहाँ पे आ गया मेरा T2G। T2G में कितना ऑर्बिटल था, 3। कौन कौन, आपको क्लियर है, ये वाला तीनों। अब बताओ, ये वाला मान लो इसका ओरिजिन है, मतलब मान लो यहाँ पे इसका एनर्जी 0 था। अब इसको हम कैसे बांटते हैं, यहाँ देखो, ये जो हमने कहा, ये जो एनर्जी डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो डेल्टा O, इसका यूनिट है 10 DQ लिखा जाता है, 10 DQ। आगे चल के देखेंगे इसको, हम जब न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका तो वहाँ पे DQ के टर्म में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो एक्चुअल में डेल्टा O कहो या डेल्टा T को 10 DQ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे, अब ये डेल्टा नॉट का ये कितना है और ये वाला हिस्सा कितना है, कैसे याद होगा। सुनो, यहाँ पे कितना ऑर्बिटल है, 3। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 2/5। यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ रखना है 3/5। किसका, डेल्टा O का। मतलब ये हिस्सा, ये इसको अगर हम टोटल 10 मान लोगे तो नीचे में कितना आएगा, 4, यानी 0.4 है। गौर से देखो, ये 0.4 यानी 1/4, मतलब 4 हिस्सा नीचे आएगा तो 6 हिस्सा कहाँ जाएगा, ऊपर। मतलब ये ऐसे नहीं याद हो पाता है, तो कैसे याद रखोगे। यहाँ देखो, यहाँ कितना ऑर्बिटल, 3। तो जिधर 3 है वहाँ 2/5 और जहाँ 2 है वहाँ 3/5। किसका, इस टोटल का। टोटल को हमने क्या कहा था, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसमें, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। शायद ये समझ में आया थोड़ा सा बेटा। ये कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, डेल्टा O का वैल्यू पूरा वो बाद में। अभी कम से कम इतना क्लियर हुआ। फिर से बोलो, ऑक्टाहेड्रल में जब अप्रोच किया तो ऑक्टाहेड्रल में कैसा हुआ था, अलोंग द एक्सिस। एक्सिस वाले के साथ रिपल्सन ज़्यादा हुआ, यानी Eg का एनर्जी ज़्यादा, T2 का एनर्जी कम। अब जब स्प्लिटिंग हुआ तो कैसे हमें सोचना है, जब स्प्लिटिंग हुआ तो इस स्प्लिटिंग का जो एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब हमें कहना है कि मीन एनर्जी लेवल से कितना ऊपर और कितना नीचे। बोलो, जिधर 3 गया उसमें क्या लिखना है, 2/5। जहाँ 2 गया उसमें क्या लिखना है, 3/5। क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। मैं साइड हो जाता हूँ बेटा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए, और अदरवाइज वीडियो को रोक करके एकदम इसको लिखिएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसको समझोगे बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे होता है। यहाँ देखना, एक्चुअल में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे मान लो ये मेटल है और ये 4 लिगेंड, ये 4 लिगेंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिगेंड और इस तरह से अरेंज रहता है कि यहाँ का जो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये आपको शायद पता होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। और हमें क्या पता है कि जो एक्सिस होता है एक्स वाई जेड का जो कंसेप्ट है, एक्स वाई और जेड, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है ये कितने डिग्री पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको पता है ये 90 डिग्री पे होता है। तो जैसे मान लो अगर इसमें अगर एक्स एक्सिस है तो वाई कहीं यहाँ पे होगा क्योंकि 109 डिग्री पे है ना जी।
तो 90 डिग्री पे ही होगा। यानी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो लिगेंड जो है, ये सब जो चारों लिगेंड है, ये जो अप्रोच कर रहा है इस मेटल को, ये अलोंग द एक्सिस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फिर से समझो। इसका एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, तो कभी भी ये एक्सिस के अलोंग नहीं आएगा, क्योंकि एक्सिस कितने पे होता है 90 डिग्री पे। इतना क्लियर है। तो जब अब एक्सिस के अलोंग नहीं अप्रोच किया तो बोलो किसके साथ मार काट ज़्यादा होगा, यानी रिपल्सन ज़्यादा होगा। किसके साथ होगा, जो नॉन एक्सियल था। कौन था, नॉन एक्सियल। फिर से सुनो, एक्सिस होता है 90 डिग्री पे और यहाँ पे लिगेंड अप्रोच किया 109 डिग्री 28 मिनट। ये जो एंगल है आपका कितना है 109 डिग्री 28 मिनट, यानी एक्सिस पे नहीं आ रहा है, तो रिपल्सन किसके साथ ज़्यादा होगा, नॉन एक्सियल के साथ। तो क्लियर है कि लिगेंड causes more repulsion with the d orbital having lobes non-axial, जैसे लाइक कौन था 3 सेट वाला T2G, as it approaches towards central metal ion along non-axial, मतलब नॉन एक्सियल में वो अप्रोच कर रहा था कौन, लिगेंड, जिसके कारण नॉन एक्सियल वाले के साथ क्या हुआ, ज़्यादा रिपल्सन। ठीक है, अब क्या होगा, इट काउजेस splitting of d orbital in two set, in which energy of किसका ज़्यादा होगा, जिसके साथ रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है। रिपल्सन किसका ज़्यादा हो रहा है, T2G का। एनर्जी ऑफ T2G becomes greater than किससे, EG ऑर्बिटल। ठीक है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, जिसको लिखा जाता है डेल्टा टी से। देखो फिर से बेटा, इतना समझो, रिपल्सन ज़्यादा किससे, T2G से। तो अब क्या होगा यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिए, ये डी ऑर्बिटल का मान लो ऐसा सेट था, 2 हिस्से में बटा। अब ऊपर कौन जाएगा, जिसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा T2G और नीचे रहेगा EG। देखो बेटा, मैक्सिमम बुक्स में ये अपोजिट हो जाता है, लोग को लगता है अपोजिट ऐसे ही हो गया, नहीं ऐसे ही नहीं हुआ। यहाँ पे रिपल्सन किसके साथ ज़्यादा, T2G के साथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है और दूसरा जो लिगेंड है, ये जो अप्रोच कर रहा है कितने एंगल पे, 109 डिग्री 28 मिनट, 90 डिग्री पे नहीं है, तो एक्सियल वाले के साथ रिपल्सन कम होगा, नॉन एक्सियल वाले के साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लो बेटा क्या होगा। अब यहाँ पे चेक करोगे तो होता क्या है, यहाँ पे, यहाँ देखना, ये मेरा डी ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, dxy, dyz, dxz, यहाँ पे है dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये है मेरा dz स्क्वायर। हमने कहा ये 2 सेट में बटा, ठीक है, 2 सेट में बांट दो। अब बताओ नीचे कौन जाएगा, नीचे वो जाएगा जिसके साथ रिपल्सन कम है, तो रिपल्सन कम किसके साथ हुआ, EG के साथ। यहाँ ऊपर कौन जाएगा, तो जिसके साथ रिपल्सन ज़्यादा है, ज़्यादा किसके साथ हुआ, T2G के साथ। क्यों, क्योंकि ये तीनों मेरा नॉन एक्सियल था और ये नॉन एक्सियल में अप्रोच किया था, तो जब नॉन एक्सियल में अप्रोच करेगा तो इसके साथ रिपल्सन ज़्यादा होगा। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ बेटा। फिर से सुनो, ये नॉन एक्सियल था, लिगेंड भी अप्रोच किया नॉन एक्सियल में, तो इसके साथ रिपल्सन ज़्यादा हो तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। यहाँ जो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल फील्ड, यहाँ भी 10 dQ के बराबर। अब यहाँ देखो, ये है मेरा मीन एनर्जी लेवल, मतलब ओरिजिन मान लो, तो ये ओरिजिन से ऊपर गया, ये ओरिजिन से नीचे आया। कितना नीचे और कितना ऊपर, तो वही वाला कंसेप्ट यूज़ करो, जहाँ 2 ऑर्बिटल वहाँ 3/5,
डेल्टा टी का। जहाँ 3 ऑर्बिटल वहाँ 2/5 किसका, डेल्टा टी का। इतना याद रहेगा, इतना ही आपको काम है। चलो फिर से एक बार कहो, टेट्राहेड्रल फील्ड में एंगल कितना था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, 109 डिग्री 28 मिनट। तो किसके साथ ज़्यादा रिपल्सन हुआ, T2G के साथ। किसके साथ हुआ, T2G ऊपर चला गया और EG नीचे आ गया, जस्ट ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट। ठीक है, इसके बीच भी डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। किसमें, टेट्राहेड्रल में। ऊपर 2 है, ऊपर कौन है, सॉरी ऊपर कितना है 3 ऑर्बिटल और नीचे कितना है 2 ऑर्बिटल। तो जहां 3 ऑर्बिटल वहां 2/5 और जहां 2 ऑर्बिटल वहां 3/5। ये शायद समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल को और टेट्राहेड्रल का जो स्प्लिटिंग एनर्जी है, बस उसको हम थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। जब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा बेटा तो ये सबसे ज़्यादा हर्डल में मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलता है, वेर ये जो डेल्टा टी होता है इसको कहता है 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। मतलब डेल्टा नॉट अगर मान लो 100 होता तो तकरीबन देखो तो 4/9 यानी 50% से भी क्या है, कम है। 50% से भी क्या है, कम है। मतलब गौर से देखो, ये से 2 से ज़्यादा से बार में कटेगा, यानी कि 50% से भी क्या है। तो क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है डेल्टा ऑक्टाहेड्रल वाला जो होगा डेल्टा टी से ज़्यादा है। पूछा हुआ क्वेश्चन है क्यों। अब एक बात बताओ, कहीं अगर 4 डकैत आता है लूटपाट करने के लिए और कहीं अगर 6 डकैत आता है तो मारकाट ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, जहाँ 6 डकैत जाएगा। तो सिंपल सा चीज़ है, ऑक्टाहेड्रल में कितना लिगेंड था 6, टेट्राहेड्रल में कितना है 4। तो किस में रिपल्सन फोर्स ज़्यादा, ऑक्टाहेड्रल में। क्लियर है। तो एकदम डायरेक्ट यहाँ पे एक लाइन आप लिखने को लिख सकते हो कि ये वाला वैल्यू क्यों ज़्यादा हुआ। तो इसलिए ज़्यादा हुआ क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मेरा 6 लिगेंड अप्रोच कर रहा था और यहाँ पे 4 लिगेंड है, तो इसमें रिपल्सन फोर्स ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू याद रखना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है। चलो अब सुनो, ये थ्योरी था पार्ट पूरा का पूरा। अगले क्लास में हम निकालेंगे डेल्टा ओ और डेल्टा टी अलग अलग सेट में कैसे निकालते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, उसका फार्मूला है, फार्मूला कैसे डिराइव होगा, ये वाला याद रखना। जहाँ 3 है वहाँ 2/5 और जहाँ 2 है वहाँ 3/5। इतना याद रहेगा तो एकदम क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, अगले क्लास में बनाएंगे क्वेश्चन बेटा। ठीक है। और आपके सिलेबस में जितना है उतना हम लोग कवर करेंगे। 2-4 क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।